नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे प्रदेश की एक और उपलब्धि को लेकर। मध्य प्रदेश ने सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश आज कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि का विविधीकरण और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कृषि को केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण को भी समान महत्व देना आवश्यक है। पिछले 4 सालों में प्रदेश के सब्जी उत्पादन में लगभग 21.58 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश देश में सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर सब्जी क्षेत्र विस्तार की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश के अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, सिंचाई संसाधनों का विस्तार और किसानों द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण सब्जी उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के लाखों किसान सब्जी उत्पादन से अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और देश की बढ़ती मांग को भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष का मूल उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सब्जी उत्पादन में वृद्धि से किसानों को वर्ष भर नियमित आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही प्रदेश में पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिलती है। सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह क्षेत्र रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। समृद्ध किसान, समृद्ध कृषि और समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को साकार करने में प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों का योगदान आने वाले वर्षों में और ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो मध्य प्रदेश के किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं की मेहनत की बदौलत आज मध्य प्रदेश ने एक और कीर्तिमान रचा है। एक और उपलब्धि प्रदेश के नाम हुई है, जिसमें सब्जी उत्पादन में देश तीसरे स्थान मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर 2022-23 में की बात करें तो 2022-23 में सब्जियों का उत्पादन जो था वो 236.41 लाख मीट्रिक टन था और वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर के 257.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यह वृद्धि राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र की सुदृढ़ प्रगति को दर्शाती है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सब्जियों का कुल उत्पादन 2177 लाख मीट्रिक टन है। लगभग 259 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश की भागीदारी है और ये किसानों की मेहनत को दर्शाता है उनके। और साथ ही सरकार जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रही है, तमाम नीतियां लेकर के आई है, तमाम प्रोत्साहन उन्हें दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, उसी का ये परिणाम है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर एक कीर्तिमान रच रहा है। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ डिजिटल एडिटर विजय नंदन जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? जी देखिए, सरकार उपलब्धियां तो गिना देती और जाहिर सी बात है उत्पादन तो बढ़ रहा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ अगर सरकार ये कहे मूल्य भी बढ़ रहा है और सरकार खर्च पे भी ध्यान दे, किसानों के खर्च क्या बढ़ रहा है, तो आय और व्यय दोनों का अगर मेलजोल लेकर के चले। संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल जी से। विजय नंदन जी, सरकार और किसानों का ये तालमेल एक नया कीर्तिमान, एक नई उपलब्धि प्रदेश के नाम। अभिजीत, बाकी जो आंकड़े आए हैं ये हमारे लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन में हमारे किसान नया इतिहास रच रहे हैं। हम खाद्यान्न उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। अब सब्जी उत्पादन में भी हम देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2024 और 25 में हम लगभग 21 लाख टन की जो वृद्धि की है हमारे किसानों ने, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। कुछ जो नीतियां हैं वो सरकार की नीतियों का भी असर है। संसाधन सुविधाएं दी गई है, सिंचाई की व्यवस्था की गई है, उसका निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश में सब्जी का उत्पादन बढ़ा है उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन अभी
बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि जो आंकड़े आते हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सब्जी उत्पादन हो रहा है उसका 20 से 30% तक किसानों को नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है? एक तो मार्केट तक पहुंचने की व्यवस्था में अभी कमी है, मार्केट नहीं मिल पाता है। दूसरा, भंडारण की भी व्यवस्था में कमी है, भंडारण के लिए हम वो व्यवस्थाएं अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। तो सब्जी उत्पादन किसान अपनी मेहनत से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है, क्या उसकी आमदनी बढ़ रही है? ये देखने वाली अच्छा बात विजय जी, जरूर है। आप खुद इस क्षेत्र में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद खेतों पर पहुंचते हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम सीमांत किसानों से लेकर के समृद्ध किसानों के बीच आप पहुंचे हैं। क्या नजर आया उनकी जो कई सारे ऐसे किसान हैं जब वे सब्जी के उत्पादन में आए तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई? देखिए, निश्चित रूप से किसान यदि मेहनत करता है, फसल उत्पादन करता है, सब्जी उगाता है, तो वृद्धि तो होती है। क्या उस तरीके से वृद्धि हो रही है उसकी कि जो उत्पादन हो रहा है वो बाजार में जाके उसको उसका मूल्य मिल रहा है? इसमें थोड़ी सी विसंगति देखने को मिलती है, जहाँ तक मैंने अपने जो रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो छोटे और मझोले किसानों पर इसका असर पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश में आलू, प्याज, बाकी सारी सब्जियां होती, लेकिन प्याज को लेकर जो स्थिति बनती है, हमने देखा है, अक्सर देखा है कि प्याज का जो दाम है, हमारे किसान प्याज तो उगा लेते हैं, लेकिन बाजार में जब वो जाता है तो उनको कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो लागत है वो भी निकालना मुश्किल होता है। स्थिति ये आती है कि खेत से घर ले आया और घर से मंडी तक ले जाने में उसको जो खर्चा आता है उसको वहन करने में उसको मुश्किल होती, क्योंकि लागत का मूल्य निकालना मुश्किल होता है। तो एक विसंगति ये देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? सरकार को बेहतर मार्केट देने की ज़रूरत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जो किसान डायरेक्ट पहुँचे और अपनी उपज का दाम उसको मिले। नहीं, लेकिन आपने जब सब्जी का आपने जिक्र किया, प्याज का आपने जिक्र किया, तो सब्जी में कई सारी सब्जियां आती हैं, हम सब्जी उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक फसल का दाम कम है तो किसी न किसी सब्जी का दाम बढ़ा भी तो होता है। नहीं, वो है, लेकिन अब मान लीजिए एक किसान ने प्याज लगाया खेत में या आलू लगाया, तो अब आलू का दाम या प्याज का दाम उसको तो उतना मिलना चाहिए कि उसको उसकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल। अब वो एक ही फसल लगाई उसने, चलिए बहु फसल नहीं लगाई, तो वहाँ ये दिक्कत हो जाती है। जो किसान बहु फसल लगाते हैं, चाहे वो सब्जी की हो या अन्य की हो, जो भी फसल लगाते हैं उसमें उनको चलो एक में नहीं हुआ, लेकिन उसकी निर्भरता फिर बिल्कुल उस पर बनी रहती है। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के ऊपर एक उन्होंने गौरव का ताज और स्थापित कर दिया। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे किसान बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के दम पर वो मध्य प्रदेश को लगातार कुछ न कुछ उपलब्धियां दिलवा रहे हैं। लेकिन वास्तव में धरातल स्तर पर जब हम देखते हैं आकर के, तो जब वो किसान सब्जी पैदा करने के पश्चात मंडी में बेचने के लिए पहुंचता है, तो वास्तविक स्थिति तो ये देखने को मिलती है कि वो 3 महीने 4 महीने के बाद अपनी जो फसल को पैदा कर पाता है ना, जितना लाभांश उसको नहीं मिलता है उससे ज्यादा लाभांश वो आढ़त करने वाले को, जिसको 10 मिनट 15 मिनट का समय लगता है, उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेता है। यानी कि स्थितियां ये बन रही हैं कि एक तरफ किसान को ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ ग्राहक को भी सस्ता माल नहीं मिल पा रहा है। यानी कि स्थितियां ये आ गई हैं कि कभी कभी तो ये स्थिति है कि 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो उसको किसान को अपना वहां जाकर के माल मंडी में बेचना पड़ता है और वही ग्राहक को 20 रुपए 25 रुपए किलो में प्राप्त होता है। ये विसंगतियां जब तक समाप्त नहीं होंगी, आय पे, जैसे अभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु कह रहे थे कि आय में जो विसंगति है, वास्तव में आपने कहा कि फसल का विविधीकरण होना चाहिए। 2 फसल अगर खराब हो गई तो एक फसल का दाम अच्छा मिल जाता है। सही बात यह है ना कि 2 फसल में इतना वो टूट जाता है कि एक का थोड़ा सा लाभ भी है, उसकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि जब तक हम कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे कि किसान की आर्थिक आय को निश्चित गारंटीड किया जा सके, तब तक के किसान की आय में वृद्धि होना संभव नहीं है। जी देखिए, फसलों के दाम तो निश्चित नहीं है, लेकिन आपने कहा 2 फसलों 3 फसलों की बात करें, लेकिन अगर हम सब्जी की बात करें, सब्जी उत्पादन तो साल भर चलने वाली
फसलें हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इससे मैं सहमत हूँ कि साल भर चलने वाली फसल है, लेकिन फसल जिस समय ये सब्जी की बात आती है तो होता क्या है, लौकी जिस समय भरपूर पैदा हो जाती है 2 रुपए किलो हो जाती है, प्याज सड़कों पे फेंकना पड़ता है उसका। अभी हमारे पत्रकार बंधु भी कह रहे थे कि क्या स्थिति हो जाती है, यानी कि घर से मंडी तक प्याज, लाने का आप खर्चा प्याज नहीं का निकल जिक्र करते पाता, हैं, बाकी लागत तो हटा 2022-23 में अगर हम दीजिए। प्याज के रकबा की बात करें तो 2.17 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2024-25 में बढ़ गया 2.30 लाख हेक्टेयर हो गया। तो बढ़ रहा है, बिल्कुल किसान बिल्कुल किसान लगातार फिर उसको और बढ़ रहा है। अगर अगर उससे घाटा हो रहा होता किसान को तो रकबा क्यों बढ़ता, क्यों फिर उसका उत्पादन बढ़ता? नहीं, मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये बात सही है कि कोई एक या 2 वर्ष घाटा होता है, फिर उसको कुछ फायदा होता है तो वो बेचारा लालच में लगा रहता है और उसके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। विकल्प अगर होता तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वो प्याज भी छोड़ देता, वो टमाटर भी छोड़ देता, वो मिर्च पैदा करना भी छोड़ देता और वो आलू पैदा करना भी छोड़ देता, क्योंकि आलू की भी स्थिति ये है ना कि यहाँ पर कहा जाता है कि बोले कि 3 वर्ष का एक आलू का चक्र रहता है कि 2 वर्ष उसको नुकसान होता है, 1 वर्ष में फायदा होता है, यानी बराबर की स्थिति पे आ जाता है, लेकिन उससे उसकी आर्थिक स्थिति में कोई वृद्धि हो रही है ऐसा देखने में नहीं मिलता है। हाँ, उसका जीवन यापन चलता रहता है, जीविकोपार्जन उसका चलता रहता है, इसलिए बेचारा उसके पास विकल्प न होने की स्थिति में वो बराबर वो इसी फसल को किए जा रहा है। जी ठीक है अनिल जी, कैसे सुधार होगा फिर किसान की स्थिति में? देखिए, जब तक सरकार को मूल्य की तरफ, उसके खर्च की तरफ किसानों की ध्यान नहीं देगी तब तक कोई सुधार होना नहीं है। देखिए, उत्पादन अलग बात है, उत्पादन बढ़ाने से तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अनिल जी को शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद अनिल जी का, तो एक बार चेक कीजिएगा। जी विजय या जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल है अनिल जी से। कुलदीप जी, जैसे कि अनिल यादव जी कह रहे थे मूल्य की बात, तो मूल्य की बात जहाँ तक हो रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपका जो संगठन है वो क्या सब्जी पर भी एमएसपी लागू करने की बात कहता है, ताकि एक मिनिमम जो रेट है वो किसान तक पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय किसान संघ स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का, चाहे वो खाद्य फसलें हो चाहे वो सब्जी की फसलें हो, किसान जो भी उत्पादित करता है उसकी एमएसपी की घोषणा अवश्य होनी चाहिए। और मैं तो आगे बढ़कर के ये भी कहूंगा, किसान संघ भी ये कहता है कि उस एमएसपी की गारंटी भी होना चाहिए कि जब पैदा कर रहा है उसकी लागत लगी है तो लागत तो निकालना उसका अधिकार बनता है। अगर उस लागत मूल्य से नीचे उसकी बिक्री मंडी में हो रही है तो फिर कोई उसको फायदा नहीं है। फिर तो सही बात यह है कि जबरदस्ती किसान खेती किए जा रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प होता तो कई किसानों से मेरी बात होती है, तो यदि उनके पास विकल्प होता तो वो निश्चित रूप से खेती छोड़ देते, चाहे उन्हें 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह की नौकरी भी मिल जाती तो भी किसान छोड़ने के लिए तैयार बैठा है कि वहां कम से कम 2 से 3 लाख रुपए साल में कम से कम आता रहेगा तो कम से कम हमारे परिवार का भरण पोषण तो होता रहेगा। जी अच्छा कुलदीप जी, मुख्यमंत्री के साथ किसान संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की थी और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन या तमाम दूसरे जो किसानों के संगठन थे उन्होंने ये आरोप लगाया था, कहा था कि मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाकर के तमाम पदाधिकारी आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरोप लगाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, चाहे कुछ आरोप लगाएं। सही बात तो यह है ना कि भारतीय किसान संघ आज किसानों का देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, बल्कि विश्व का सबसे बड़े किसानों के राष्ट्रीय संगठन का तमगा भारतीय किसान संघ को हासिल है। तो स्वाभाविक है, हम चूंकि बड़े संगठन है तो सरकार भी हमारी बात को सुनती है, हमें हाँ नहीं मिलाते हैं, सुर में सुर मिलाने का काम हमारा नहीं है। हमारी बहुत स्पष्ट बात है कि जिन बातों से किसानों को फायदा होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की भी सरकार हो, हम निश्चित रूप से उसका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा काम करे किसानों के हित के लिए, कोई भी करे, हम उसका धन्यवाद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी करे और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। जी ठीक है अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कुलदीप जी पीठ थपथपा रहे हैं, धन्यवाद उनका, लेकिन भारतीय किसान संघ कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यही चीज अगर कांग्रेस का समय होता तो फल सब्जियों के रेट भी मिलते और सब कुछ मिलते। भाई देखिए, लड़ाई अगर इतना बड़ा, हाँ, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय किसान संघ को चाहिए कि बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार किसानों के साथ खड़े हो और सभी जगह केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार है और भारतीय किसान संघ कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए,
आप कितना भी छुपाओ, छुपने वाली बात है नहीं। भारतीय किसान संघ बीजेपी का काम करता है, सहयोगी संगठन है। इस नाते हम आपकी टेलीविजन के माध्यम से, कुलदीप जी के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि वो भाजपा में अपनी बात रखे, खुले मन से बात रखे, और एक बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सब्जी, फल, फूल, अनाज सभी को कानूनी दायरे में ला करके खड़ा कर दे, तो किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ज्ञापन की राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय किसान संघ की बात भारतीय जनता पार्टी सुनती है और उनका अनुसांगिक संगठन है। इस चीज से कोई भी कहने की बात कुलदीप जी अलग है, हम भी मान लेंगे, मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक अच्छा, बात इन सब कहीं ना बातों से कहीं हट केंद्र करके पर अनिल जी, इन सब बातों से हट करके हम सब्जी उत्पादन पर वापस आ जाते हैं। सब्जी उत्पादन की बात हम कर रहे थे। अगर हम जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन करें तो मार्केट में उनकी बड़ी मांग है और बड़े महंगे में ये सब्जियां बिकती हैं, तो किसान इस ओर अगर चला जाए, आपका नेटवर्क बड़ा दिक्कत कर रहा है अनिल जी। ठीक है, विजय जी क्या कहेंगे? देखिए, जैविक की तरफ भी बढ़ना चाहिए और रासायनिक की तरफ, दोनों तरह से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जैविक में भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो जैविक यदि उगेगी तो वो थोड़ी मार्केट में महंगी बिकती है, तो रासायनिक भी चलना चाहिए, दोनों ही चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो मैं देखता हूँ कि हम खाद्यान्न में बहुत आगे बढ़ गए हैं। गेहूं, चना, मसूर, तमाम मूंग वगैरह सब खूब कर रहे हैं। इसके लिए हमने व्यवस्थाएं, भंडारण की व्यवस्थाएं एक बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए 10 से 15, 20, 25 वेयर हाउस बना दिए। पूरे देश में ये स्थिति है, मध्य प्रदेश में ही नहीं, सभी जगह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उद्यानिकी फसलों के लिए, जैसे सब्जी की बात हो रही, तो सब्जी में भी हम देख रहे हैं, सब्जी उत्पादन में हम बढ़ रहे हैं, तो पॉली हाउस बना रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं, शेड नेट बना रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन जहां तक सब्जियों के भंडारण की बात आती है, उसमें हम पिछड़ रहे हैं। और उसी की वजह से ये लागत और जो मूल्य होता है, लागत और उसका जो अंतर होता है डिमांड सप्लाई वाला, वो वहाँ बीच में ये एक खाई खड़ी करता है और किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। तो होना ये चाहिए कि अब सब्जी उत्पादन हो रहा है तो उसको, उसके भंडारण के लिए एक कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क भी खड़ा होना चाहिए, जैसे कि हमने खाद्यान्न के भंडारण के लिए वेयर हाउसेज और ये तमाम तरह की चीजें खड़ी की है। खाद्य प्रसंस्करण की ओर भी आगे बढ़े फिर बिल्कुल, और मैं आगे वही कह रहा था कि उसके बाद फिर जो सब्जियां खाद्य प्रसंस्कृत की जाती हैं, जैसे टमाटर है और भी जो आपका प्याज। किसान को देख रहा था, वो किसान गाजर उगाते थे पहले, लेकिन गाजर का उन्हें उतना दाम नहीं मिल पाता था जिससे उनकी आजीविका जो है, उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चल पाए। फिर उसी गाजर को सुखा करके वो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से दूसरी जगह भेजने लगे। अब वे उससे 4 गुना और 5 गुना रुपए कमाते हैं। बिल्कुल, तो मैं यही आगे कह रहा था कि खाद्य प्रसंस्करण की तरफ बढ़ना चाहिए। और दूसरा, जो कोल्ड स्टोरेज, जो सब्जियों को आप, अब जैसे सीजन निकल गया, वैसे तो हर सीजन की सब्जी आजकल होने लगी है हर सीजन में, लेकिन जो सीजनेबल सब्जी उनको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन की व्यवस्था होगी, तो मेरे ख्याल से ये किसानों को उचित दाम मिलने लगेगा। और इसकी व्यवस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा निर्माण करने की जरूरत है। ठीक है, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। कुलदीप जी। पहले तो मैं अनिल जी से एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से हमको ना जोड़ा जाए, ठीक है, विचारधारा हमारी एक है, लेकिन हम समर्थन नहीं करते हैं और हम डट के विरोध भी करते हैं। अन्य जितने भी संगठन है, आप उदाहरण ले सकते हैं कि लैंड पूलिंग एक्ट उज्जैन में हमने डट करके सड़कों पर निकल करके विरोध किया। भारतीय किसान संघ की मांग पर ही 78 लाख मीट्रिक टन से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बढ़ोतरी हुई। ये किसान संघ ने पहले भी निरंतर ज्ञापन के लिए संगठन की ओर से क्या किया जा रहा है? हाँ, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारा तरीका एक ही है। जब तक सरकार ये नहीं कर देती है कि किसान की आय एक निश्चित गारंटीड हो कि इतनी आय तो उसको मिलना ही मिलना है, इसके अलावा कोई दूसरी एक बात और कहूंगा, बार बार मुद्दा छूट जाता है, और वो है फसल बीमा का। यानी कि सब्जियों का भी बीमा होना चाहिए। अगर कोई कीटनाशक, कोई प्राकृतिक प्रकोप के कारण से अगर नुकसान किसान का होता है तो उस स्थिति में उसकी बीमा के माध्यम से भरपाई हो। यानी कि 2 स्थितियां हैं, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके उसकी गारंटी की व्यवस्था की जाए। दूसरा जो ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि फसल बीमा उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है। 2 बातें अगर सरकार कर दे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो अभी जैविक की बात चली थी हमारी, तो निश्चित रूप से किसान जैविक करने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में जो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना प्रोत्साहन उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना। और तीसरी बात, ये
बात आई थी खाद्य प्रसंस्करण वाली। सही बात है, किसान आज मजबूर है, वो खाद्य प्रसंस्करण भी करना चाहता है, लेकिन चूंकि बैंकें उसको लोन आसानी से नहीं देती हैं, उसके पास खेती के अलावा आय का कोई साधन नहीं है। और विशेषकर जो हमारा छोटा और सीमांत कृषक होता है, जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बड़े किसान हैं, जिनको 50 एकड़, 75 एकड़, 100 एकड़ जमीन है, वो तो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो छोटे और सीमांत कृषक जो है ना, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, और अभी हमारे सम्मानित पत्रकार बिंदु कह रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सड़ जाता है माल, पहुंचते पहुंचते सड़ जाता है, मंडी में नहीं पहुंच पाता है, तो यानी कि किसान को दोहरा नुकसान होता है। उधर तो उसको उसका मूल्य अच्छा नहीं मिलता है, दूसरा उसका माल सड़ जाता है, तो वो उसका डबल आर्थिक नुकसान होता है। तो इस वजह से कोल्ड स्टोरेज की एक श्रृंखला खड़ी सरकार को करना चाहिए, ताकि उसके भंडारण सुरक्षित रहे। जी ठीक है अनिल जी, अगर कोल्ड स्टोरेज की संख्या सरकार बढ़ाती है तो ये जो दाम बिचौलियों के हाथ में पहुंच जाते हैं, क्या इससे निजात मिलेगा? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज के फायदे सिर्फ व्यापारी लेते हैं, बिचौलिए लेते हैं, किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। किसान जो है बेचारी की इतनी बस की नहीं है कि वो 2 एकड़ में निगरानी में रखे। नहीं, निगरानी में कितना भी रख ले, उसके पास व्यवस्था नहीं होती साहब कि वो मंडी तक ले जाता है, इतनी फसलें उसकी होती है कि वो घर में रख पाए या कोल्ड स्टोरेज में रख पाए। वो व्यवस्था सिर्फ कालाबाजारी करने वाले लोग ही करते हैं कि सीजन पे स्टोर कर लिया, उसके सीजन निकलने के बाद में आम जनता उपभोक्ता को दुगने तिगने दाम में बेचते हैं। कोल्ड स्टोरेज का फायदा उतना किसान नहीं ले पाएगा। किसान को तो सिर्फ ये बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए और एक मूल्य तय कर दिया जाए कि नहीं, लेकिन अनिल जी, ज्यादा उत्पादन होने पर जो उपज है जरूरत पड़ेगी उसकी, वो तो रखने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। ठीक है, मूल्य उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन अगले सीजन मूल्य बढ़ा भी दिया तो अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, आपको अगर उसके अनुरूप चाहिए तो फिर उसको तो कहीं ना कहीं स्टोर करना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, समय हो गया है, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय नंदन जी आपका बहुत शुक्रिया, कुलदीप सिंह भदौरी जी आपका बहुत धन्यवाद, और अनिल यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई है, किसानों की मेहनत की बदौलत मध्य प्रदेश ने एक और कीर्तिमान रचा है। अब प्रदेश सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, और ये भी दर्शा रहा है, ये उपलब्धि दर्शाती है कि प्रदेश की जो सरकार है वो किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और उन्हें हर संभव जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई जा रही है। और मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग मंचों से ये घोषणा कर रहे हैं कि ये जो वर्ष है ये किसानों के लिए समर्पित है, और ना सिर्फ इस वर्ष में, जबकि ये पूरी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। और मध्य प्रदेश के किसान लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, और इसीलिए उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है, उनकी आय में सुधार हो रहा है, उनकी आय लगातार बढ़ाई जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।